नमस्कार दोस्तों, बिश्नोई टुडे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी का सहयोग इसी तरह बना रहे हैं। आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो काफ़ी दूरी तय कर चुके हैं और आगे भी काफ़ी दूरी तय करेंगे। आपसे मिलवाते हैं श्री रामदास जी से और उनसे जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही है और आगे क्या क्या करने वाले हैं, कैसी कैसी यात्रा रहेगी और क्या उद्देश्य है, उनसे जानते हैं। आप क्या उद्देश्य लेके वहाँ से चले हैं? राधे राधे। सर्वप्रथम मैं आपको अवगत करवा देता हूँ कि मेरा आश्रम बद्रीनाथ बिश्नोई आश्रम है और मेरा नाम श्री रामदास है और मैं काफ़ी पिछले 8 महीने से यात्रा कर रहा हूँ और मैंने जयपुर से यात्रा का शुभारंभ किया था। उसके दौरान जो ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश में है, उनका जो दर्शन करने के बाद में मैं आगे निकला। आगे निकलने के बाद में मैं हैदराबाद होते हुए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से फिर तिरुपति से रामेश्वरम के दर्शन करने के बाद में मैं जो कोयम्बटूर से बेंगलोर, शिवमोगा और भटकल होते हुए इस रास्ते में जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे में उनके दर्शन किए। उनके दर्शन करने के बाद में मैं घृष्णेश्वर दर्शन करने गया जो संभाजी नगर में, और वहाँ दर्शन करने के बाद में आज मैं त्र्यंबकेश्वर दर्शन करके सुबह ही लौटा था और उसी दौरान मेरे साथ यंजी भी थे जो 1-2 दिन की पैदल यात्रा में मेरे साथ थे। और यहाँ त्र्यंबकेश्वर दर्शन नासिक में करने के बाद में आज का जो स्वामीनारायण मंदिर में दर्शन किए हैं और इसके बाद में मेरा आगे का जो शेड्यूल है वो रहेगा सूरत बड़ौदा होते हुए सोमनाथ के लिए। सोमनाथ से फिर द्वारिका से केदारनाथ की तरफ। केदारनाथ जाने के समय में वहाँ बीच में जो खाटू श्याम है, पुष्कर जी है और जो अंबाजी है पालनपुर के पास, वहाँ का दर्शन रहेगा। और उसके बाद में काशी विश्वनाथ रहेगा। काशी विश्वनाथ के बाद में झारखंड रहेगा, वैद्यनाथ। झारखंड वैद्यनाथ के बाद में जो आगे का पुरी जगन्नाथ रहेगा। पुरी जगन्नाथ के बाद में कंबोडिया का रहेगा जो भगवान विष्णु का मंदिर है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा मंदिर है विष्णु रूप में। और वहाँ दर्शन होने के पश्चात मेरा आगे का ये समय लगभग 1-2 साल का लग जाएगा। लेकिन इसके बाद में जो नर्मदा परिक्रमा होगी मेरी, और नर्मदा परिक्रमा में कम से कम 5 से 6 महीने लग जाते हैं यदि सही तरीके से किया जाए तो। और इस पूरी यात्रा का विवरण लगभग दूरी तय की जाए तो अनुमानतः है 20,000 किलोमीटर की होगी। और इसके बाद में मेरा जो यात्रा का समापन नर्मदा परिक्रमा करने के बाद में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर ही होगा। और इस यात्रा का मूलतः उद्देश्य ये है कि धार्मिक यात्रा की जाए। और धार्मिक यात्रा के दौरान 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 4 महाधाम और नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होने के बाद में एक हिंदू व्यक्ति के लिए, हिंदू साधु के लिए पूर्ण यात्रा समाप्त हो जाती है। और ये यात्रा मैंने पिछले नवंबर महीने में मैंने प्रारंभ की थी जयपुर से और अभी मैं नासिक में हूँ। नासिक में काफ़ी दर्शन करने के बाद में अच्छे यहाँ घाट पर भी दर्शन किए और रामायणकालीन काफ़ी अवशेष मिले जहाँ रामायणकालीन परिदृश्य देखने को मिलते हैं। और यहाँ दृश्य देखने के बाद में आगे का दृश्य सोमनाथ का देखेंगे और फिर आगे के लिए चलते हैं कल सुबह। आपका क्या उद्देश्य है? ये यात्रा को लेके क्या उद्देश्य है? आप किस मिशन या कुछ लेके चले हैं जो आप पूर्ण करना चाहते हैं इस यात्रा में? यात्रा में उद्देश्य सिर्फ धार्मिक यात्रा में धार्मिक ही होता है। धार्मिक यात्रा में और कोई उद्देश्य नहीं होता। और जैसे कि एक अलग अलग पटल पर अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक यात्रा में सिर्फ धार्मिक ही उद्देश्य होता है। या सामाजिक परिदृश्य में देखा जाए तो, लेकिन सामाजिक परिदृश्य बहुत बाद में आता है, उससे पहले धार्मिक आता है। धार्मिक गतिविधि एक अलग दायरे में जाती है और सामाजिक परिदृश्य काफ़ी समय बाद में आता है। जब धार्मिक यात्रा पूर्ण कर ली जाती है तब सामाजिक गंतव्य की तरफ जाएगा। आपको रास्ता कितना कठिन लगता है, क्या है, तो रास्ता कैसा रहा है आपका बीच में, और क्या अनुभव है आपको रास्ते के बारे में? आपने इतनी यात्रा की है, 6-6.5 हज़ार किलोमीटर आपने यात्रा की है। बिल्कुल। उसके अनुभव कैसा रहा है आपका? देखो, यात्रा के दौरान काफ़ी मशक्क़तें भी देखनी पड़ती हैं और उस दौरान काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। यदि एकांत में अकेले में हैं तो एकांत में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि
एकांत न हो तो उतना सीखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। लेकिन सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रथमतः अकेले हों, और अकेले होने के बाद में आपको ऐसा अनुभव हो जो सीखने के लिए उपयोगी हो। अन्यथा अकेले तो बहुत सारे चलते हैं, लेकिन जो सीखने का मार्ग है वो अनुभव के द्वारा ही आया जाता है। और इसमें आपको ये बता देते हैं, जंगल, पहाड़ी रास्ते और जंगली रास्तों से होते हुए जंगलों से गुजरने के बाद में जो काफ़ी ऐसे परिदृश्य होते हैं जहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे सामाजिक परिदृश्य देखने को मिलता है, वातावरण देखने को मिलता है, भौगोलिक दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि, नदी नाले, खलिहान, खेत या खेती बाड़ी या संस्कृति या कला एंड संस्कृति कह सकते हो। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन इस पटल पर आपको वो सब एक इतने समय में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन बहुत कुछ होता है। आप कहाँ रास्ते में कैसे रहते हैं, कहाँ रुकते हैं, क्या आप प्लानिंग करके चलते हैं या कैसे क्या रहते हैं, क्या व्यवस्था होती है आपकी? प्लानिंग कुछ नहीं होता। प्लानिंग जो एक बात पे देखा जाए तो कुछ होता ही नहीं है। सुबह को चलता हूँ तो शाम को ये नहीं देखता हूँ कि कहाँ रुकूंगा, क्या करूँगा। शाम को इतना ही देखता हूँ कि वो स्थान है, वहाँ रुकना है। तो एक निश्चित स्थान देख लेता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देखता। लेकिन भौगोलिक परिदृश्य में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब सामने का जो दूरी है वो डिसाइड करने के बाद में यही रहता है कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था अपने तरफ से करवाता है। ज़्यादातर यही होता है, और नहीं होता तो फिर मेरी तरफ से कोई जो या तो कोई अच्छा आसपास मंदिर दिख जाए तो वहाँ रुक लेता हूँ, और मंदिर यदि नहीं मिलता है आसपास तो लॉज वगैरह में रुकना पड़ता है मेरे को। अच्छा, और फिर दूसरे दिन वही गतिविधि। आप बिश्नोई समाज से आते हैं। बिश्नोई समाज पर्यावरण के लिए जाना जाता है, बिल्कुल। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण के प्रति? क्या पर्यावरण अभी के प्रति ये तो बारिश का सीजन चल रहा है, बिल्कुल। तो इसमें आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पर्यावरण के प्रति मैं इतना ही कहूँगा कि पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थलीय भूमि है, और मरुस्थलीय भूमि होने के बावजूद मरुस्थलीकरण बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ता चला जा रहा है, काफ़ी 5-10 सालों से पिछले। और इस मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए पेड़ ही एकमात्र उपाय है। पेड़ आप लगाने के बाद में मरुस्थलीकरण को रोकने की प्रक्रिया में आप भागीदार हो सकते हैं। तो मरुस्थलीकरण प्रक्रिया को रोकना ही बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मरुस्थलीकरण नहीं रुका तो जो आप पिछले 10 सालों के बाद में आज का जो समय देखते हैं तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन आपने देखा होगा। लेकिन उसमें एक प्रक्रिया ये भी होती है कि आप जो मरुस्थल का रेगिस्तान में, पश्चिमी रेगिस्तान, वहाँ से जब धूल मिट्टी उड़ के जब पूर्वी दिशा में चली जाती है तो वहाँ के खेत और सूखा ज़्यादा पड़ने का चांस रहता है। तो वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जाए तो इससे मरुस्थलीकरण प्रक्रिया से बचा जा सकता है। आपने इतनी यात्रा की है, उसमें पर्यावरण का क्या आपने देखा है, कैसा है? बाकी स्टेट कैसे हैं और राजस्थान में आप क्या भिन्नता है पाते हैं? बहुत सारे आपको रास्ते में बहुत सारे अलग अलग विभिन्न भाषाओं से आपका मुलाकात हुआ होगा, और आप क्या अनुभव किया आपने? भाषा के दायरे में ये देखा जाए तो बाकी राज्यों में जैसे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है और कन्नड़ है, तो उन भाषाओं के सामंजस्य में देखा जाए तो उसमें अपन वहाँ एग्जिस्ट इतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहाँ यदि आप कॉमन लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को लेके चलते हैं तो ठीक आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। लेकिन वहाँ का जो परिवेश है वो अलग है। वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे चिपचिपापन भी होता है शरीर में ऐसा। तो उस परिवेश में रहना अलग चीज़ है। राजस्थान का परिवेश अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, जनजातीय प्रक्रिया में जनजाति अलग अलग है। तो वहाँ का रहन सहन और राजस्थान का रहन सहन मारवाड़ का कहा जाए तो वो पूरा ही डिफरेंट है। और उसी डिफरेंट के दायरे में देखा जाए तो अपन उसमें ज़्यादा एग्जिस्टेंस नहीं कर पाते हैं। और रही बात ये कि आप वहाँ देखते हैं तो खान पान है, कल्चर है, वहाँ का रहन सहन है, फिर वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा, आपकी कितने किलोमीटर की यात्रा है पूरी, और कब तक ये चलेगी अभी आगे वक्त? संभवतया मेरी लगभग 2 साल तक चलेगी। और आज पिछले
8 महीने से मैं यात्रा में हूँ और आज 6-7 तारीख हो गई है, तो 8 महीने में 6-7 दिन ज़्यादा ही हुए, कम नहीं हुए, और आगे चला ही जा रहा है, काफ़ी समय लगेगा। आप बिश्नोई टुडे चैनल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे रूबरू हुए। कैमरामैन दिनेश मांझू के साथ श्रीराम बिश्नोई, नासिक। बहुत बहुत धन्यवाद।